पंकज शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए ये तमाम मुद्दे चुनाव दर चुनाव उसको रिपीट किया जाता है विपक्षी दलों की ओर से। अभी हाल ही में 3 राज्यों के रिजल्ट आए, आज ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ हुई। राज्यों में आप लोगों की बातों का फिर क्यों नहीं असर होता है? किसानों का मुद्दा अहम है, किसान दिल्ली में बैठे, धरना हुआ, 1 साल तक क्या कुछ चलता रहा, उसके बाद चुनाव होते हैं, बीजेपी जीत जाती है। महिलाओं का मुद्दा है जिसको लेकर बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर, मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर वोट मिलते हैं। इसके साथ ही तमाम दूसरे, रोजगार का मुद्दा, आप लोग रोजगार के मुद्दे को लेकर जाते हैं, तीनों ही राज्यों जिनमें 2 पर कांग्रेस थी, वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेती है। तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि ये मुद्दे टीवी डिबेट में आप उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, गंभीर मुद्दे हैं, इनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच तो वही बात असर कर रही है ना जो बीजेपी बता रही है। पंकज जी, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आप भी मानती हैं कि ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं और इनका असर पड़ता है। बिल्कुल, इनका असर पड़ता है। हाँ। और ये मत कहिए कि लोगों पर इनका असर नहीं पड़ता है, लोगों पर भी इनका असर पड़ता है और वो उसी तरह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन है क्या कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह के पास एक चमत्कारी टोपी है, उसमें से वो जब जो चाहे खरगोश निकाल देते हैं और उसका माहौल बहुत पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि 410 सीटें आएंगी, 50% के ऊपर वोट आएगा। तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जब ये तिलिस्मी खरगोश निकलता है उनकी टोपी से, तो लोगों को लगता है कि ये तो पहले से कह रहे थे, तो जरूर हो गया होगा। लेकिन उसके पीछे क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये एक बड़ा भारी रहस्य है। इस रहस्य से एक न एक दिन पर्दा उठेगा, तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता रहा है। मतलब 2004 से 14 तक अगर यूपीए की सरकार रहे तो रहस्य नहीं है, बीजेपी की सरकार 14 से 24 के बीच में रहे तो आप कह रहे हैं रहस्य है। कौन मानेगा पंकज जी आपकी इस बात को? कम से कम जो जनता मैंडेट देती है उसका तो सम्मान करना होगा ना हमें। हम चुनाव हार जाए तो हम ईवीएम पर सवाल खड़े कर दें, हम चुनाव जीत जाए तो वही ईवीएम बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। कौन भरोसा करेगा पंकज जी आपकी बात पर? एक बार ये सवाल पूछ लूं मैं उनसे। तो इस बार वीवीपैट की पर्चियां एक डब्बों में डलवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनमें हिम्मत है तो डलवा लें इस बार। हिम्मत है संगीत रागी जी? हाँ, मैं तो कहना चाहूंगा कि वो टोपी से खरगोश, तिलस्म राहुल गांधी से क्यों नहीं निकलवा लेते हैं? इतना पिट जाने के बाद, जिनकी सारी फिल्में पिट जा रही हों, उनको लगातार रिपीट किए जा रहे हैं हीरो के तौर पर। दूसरी बात, अयोध्या आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू पुनर्जागरण का नव उद्घोष भी था। हिंदुओं को यह महसूस हुआ कि 70 साल में आजादी के पश्चात भी इस देश का इस्लामीकरण हो रहा है, इस देश में हिंदुओं को नीचे दबाया जा रहा है। उनके जो फिर से 1947 के जितने एजेंडे थे, चाहे वो उर्दू का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, साहबानों का केस हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, एक ढंग से इस्लामिक आक्रामकता जो है वो फिर से उसी रूप में बढ़ रही है। और हिंदुओं ने, जिसे कहता है, अशोक सिंघल जी ने कहा था, इट वॉज ए पेंट अप फीलिंग ऑफ हिंदूज, उसी का विस्फोट था जिसमें बाबरी मस्जिद जो है, जिसे आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसका ध्वंस हुआ था। क्योंकि हिंदुओं को लगा था कि जो इस देश का सेकुलरिज्म है, जिसे नेहरू, श्रीमती गांधी और कांग्रेस ने पास पोल करके बड़ा किया, वो सिर्फ आंशिक भारत के इस्लामीकरण का रास्ता है, इसलिए इसको रोकना आवश्यक है। और उस अयोध्या आंदोलन ने उसकी बाढ़ को वहीं पर रोक दिया। एक समय कहा जाता था, साहबुद्दीन कहते थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अशोक सिंघल जी ने कहा था ये अब वो बदल गया है, हिंदू समाज और लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च दोनों को रोकने में सक्षम है। यही कारण है कि मैं फिर कह रहा हूं, आप इसकी चीजों को सांप्रदायिकता इस चीज से बाहर किनारे करके देखिए। हिंदू ये सचमुच महसूस कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के इस्लामीकरण का रास्ता साफ किया, इसके बावजूद कि 1947 में इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। आपने कोई भी मॉडरेट मुस्लिम को बड़ा नेता बनने नहीं दिया। आप साहबानों के मुद्दे पर उन्हीं रेडिकलिस्टों के पास जाएंगे। यही कांग्रेस का नेतृत्व था जो जामा मस्जिद पे दरवाजे पर जाकर के अपना मस्तक रगड़ा करता था। वो कौन सा सेकुलरिज्म था? ठीक है। वक्फ बोर्ड कानून आपने लाया है, कौन सा ये वक्फ बोर्ड कानून? दुनिया में इस कानून के समानांतर कोई आप कानून जरा बता दीजिए क्या है कि वक्फ बोर्ड कहता है ये कि जमीन हमारी है, तो यानी कि वो इस्लाम की जमीन हो जाती है। दुनिया में इससे बड़ा तुष्टीकरण का रास्ता और कौन हो सकता है? पंकज जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी हाथ उठा रहे हैं। अनुराग जी, इसी के साथ एक सवाल है। इन्होंने तो अपने हिंदू हृदय सम्राट बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संगीत रागी जी, हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल मेरे जहन में है, आपके साथ अभी इंडिया अलायंस में
जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन है, बाला साहब ठाकरे की ओर से जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उन्होंने कहा था, और इसको अगर मैं कहीं गलत हूं कि प्रेम शुक्ला जी उस समय आप उसी पार्टी का हिस्सा थे, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, उनकी ओर से कहा गया था कि अगर शिवसेना के हमारे लोगों ने बाबरी विध्वंस किया है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है। तो जो गर्व करने वाली पार्टी है उसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं और फिर आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, उद्धव ठाकरे तो आपके साथ ही है ना? वो इसलिए खड़ा करते हैं, हाँ देखिए वो इसलिए खड़े होते हैं कि चित्रा जी कभी किसी गरीब के घर के दरवाजे पे खड़े होकर देखिए किस तरह से वो अपनी पूजा पाठ करके निकलता है कि आज मुझे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और उसे पता भी नहीं है, पता नहीं है उसे सत्ता में आ जाने से हो 140 गया करोड़ क्या को कि उसके मुलायम सिंह ऊपर में यादव के 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है, क्या उसे मालूम भी नहीं है। अरे चुप रहिए भाई, मैं आपके बीच में देखिए चित्रा जी ऐसे डिबेट नहीं बोलेंगे, मैंने चुप करा मैंने दिया। कहा बोलिए, कि उस बोलिए, गरीब चुप करा व्यक्ति दिया। को देखिए, मैंने कहा उस गरीब व्यक्ति को यह भी नहीं पता, उस बच्चे को, क्योंकि घर से निकल रहा है उसके ऊपर, सर के ऊपर में 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है, जो रोजगार तो मिला नहीं, अभी कर्जे में डूबा है। इस देश के ऊपर में IMF की रिपोर्ट के हिसाब से 205 लाख करोड़ का कर्जा, जो 1947 से लेके 2014 तक वो था 55 लाख करोड़ रुपए, और आपकी सरकार में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा बढ़ गया। तो गरीब बेचारा रोजगार मिल नहीं रहा, उसे रोजगार आप दे नहीं रहे हो, उसके ऊपर कर्जा और अपने सर पे लेके घूम रहा है, जिसे खुद नहीं पता है कि मैं 1,40,000 कर्जे में डूबा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिया है, जिसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने को नहीं तैयार है। बोलिए, मैं इनसे सीधा बार बार सवाल पूछता हूं, कभी आप उस माँ के बारे में सोचते हो जो माँ रोज अपने बेटे को यहाँ पे टीका लगा के भेजती है कि जाएगा तो वो रोजगार मिल जाएगा उसको, माँ शाम तक इंतजार करती है कि मेरा बेटा खबर देगा फोन करके कि मुझे रोजगार मिल गया। हाँ, मैं रोजगार पर अब जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आपकी बात हो गई, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, जवाब लेना जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। सिर्फ रोजगार का एक आपको फिगर देता हूं, 1991 से लेकर 2013 तक, जिसमें 16 वर्षों का शासनकाल कांग्रेस और उनके साथी दलों का रहा, उसमें NSSO की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6.1 करोड़ रोजगार जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हुआ, और 2020 से 2023 में EPFO का फिगर है 4.98 करोड़ जो है लोग EPFO में रजिस्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार सिर्फ 3 वर्ष में 5 करोड़, और जो है ये पेपर पे है नहीं, फिर बीच बोल रहे हैं, अब बदतमीजी कर रहे हैं। अभी संगीत राज जी की जो सुना रहे थे EPFO में पैसा जो है ना, जो आप आंकड़े बता रहे कंट्रीब्यूट थे वो भी पेपर पर ही था, जब आप सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, बोलिए, नहीं बोलेंगे वो बीच में, बोलिए जल्दी से। EPFO में जब तक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का पैसा नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ। EPFO अकाउंट नहीं ओपन होता है। हाँ। और एक एम्प्लॉयमेंट अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो 8 से 9 एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह और एलूवालिया का दिया हुआ हिसाब ही है। 8 से 9 एम्प्लॉयमेंट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। सीधा सा मतलब है कि 40 करोड़ रोजगार सिर्फ 3 वर्षों में जनरेट हुए। अब जिस तरह से सड़कों का निर्माण है, जिस तरह से मकानों का निर्माण है, जिस तरह से विमानतलों का निर्माण है, जिस तरह हर घर नल से जल पहुंच रहा है 13.5 करोड़ घरों में, जिस तरह से शौचालयों का निर्माण है, ये रोजगार सृजन थोड़े इससे होता है जी, इससे रोजगार घट जाता है इनकी दृष्टि में। और बता दीजिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार हुआ, जरा बता दीजिएगा फिगर। सिर्फ एक ही जाति विशेष के लोग जो हैं वो PCS के चुनाव में क्यों जीत रहे, क्यों वो चुने जा रहे थे, जरा बता दीजिएगा। सारे थानों में एक जाति विशेष के लोग ही क्यों तैनात हो रहे, जरा बता दीजिएगा। और एक धर्म विशेष के लोगों की जो है कब्रिस्तान क्यों बन रही थी, एक धर्म विशेष के मजहब विशेष के जो है त्योहारों पर ही बिजली क्यों मिल रही थी, जरा बता के जाइए। अरे यादव गोडवी ने शेर भी तब लिखा जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, ये उन्हीं के लिए लिखा गया है।